अच्छा, आज हमने जो अटेंडेंस शीट बनानी है, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमने एक शीट जो है वो पूरी मुकम्मल शीट जो है उसको तैयार करना है। और इस अटेंडेंस शीट के अंदर बातें खत्म कर रहे हैं। अटेंडेंस शीट के अंदर हमने इस तरह की अटेंडेंस शीट बनानी है कि वो ऑटोमेटिकली हर मंथ की बन जाए, सिर्फ एक मंथ की ना बने, बाकी मंथ्स की भी एक ही अटेंडेंस शीट हो। महीना चेंज करो, उसके संडे मंडे भी लग जाए, उसकी डेटें भी लग जाए, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अटेंडेंस शीट्स। आपने सबसे पहले जब शीट स्टार्ट करनी है, सबसे पहले उसको सेव करना है। कहीं भी आप उसको सेव करें, क्योंकि जो लाइट है वो जा सकती है। आप उसको सेव कर लेंगे अटेंडेंस शीट के नाम से, ताकि बार बार फिर आप उसको कंट्रोल एस करते जाएं, तो वो जहां तक आप कर लेंगे काम वहां तक वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आपने अटेंडेंस शीट स्टार्ट कहाँ से करनी है? आपने अटेंडेंस शीट स्टार्ट करनी है B2 से। सेल का नाम होगा B2। इस B2 सेल में आपने लिख लेना है मंथ। B3 में आपने लिख लेना है ईयर। और कौन सा मंथ होगा, हम जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं, और यहां पे हम सन लिख देते हैं आज का। ईयर भी हमने लिख दिया, ठीक है। इन चारों को सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देते हैं। अलाइनमेंट सबकी एक साइड पे कर दी हमने। अगर आपको इनको कोई कलर वगैरह देने हैं, तो आप वो कलर भी इनको दे सकते हैं। ऐसे इसको हम येलो कलर दे देते हैं, इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। B2 से स्टार्ट किया हमने अटेंडेंस शीट को, वहां पे मंथ लिखा और नीचे ईयर, उसके सामने C2 में हमने मंथ का नाम लिख दिया। जो लिखेंगे उसी की अटेंडेंस शीट बनेगी। जनवरी लिखेंगे तो जनवरी की बनेगी। पूरा जनवरी आपने नहीं लिखना, फर्स्ट ही वर्ड्स लिखने हैं आपको। जनवरी, FEB फेब, MAR मार्च, यानी कि पहले तीन आपने अल्फाबेट्स लिखने हैं हर मंथ के। अब उससे आगे आपने क्या करना है कि ये एक लाइन बीच में से फोर्थ नंबर वाली आपने छोड़ देनी, और उससे नीचे आपने यहां पे इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके और एक और सेल भी नीचे साथ में सिलेक्ट कर लेना है। क्या रेंज सिलेक्ट हुई है? B5 से C5 और B6 और C6, ये चार पीरियड्स हैं। इन चार सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, B5 6 C5 6। इनको आपने कर लेना है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। और उससे नीचे फिर आप जितने मर्जी सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर लें।
अब अगर हमने जितना मर्ज किया है उसको बॉर्डर लगाएं तो आपको कंडीशन नजर आ जाएगी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम्स लिखेंगे, जो स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है, एम्प्लॉयज का नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेम्स लिखेंगे, जितने भी नेम हमारे पास स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज का बना रहे हैं तो हम एम्प्लॉयज का नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने का एरिया हमें जरा काफी सारा चाहिए, इसलिए हमने जो है वो नाम लिख लिया। अब आगे हमने इसके एक महीने में मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 31। तो हमने क्या करना है, 31 सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहां से हमें काउंट डाउन करना होगा 31 तक। तो हम चलते हैं इसी को सिलेक्ट करते हुए आगे। ठीक है, वैसे काउंट डाउन लगा देते हैं, काउंट डाउन लगा देते हैं। अब इसको हम पकड़ के, दोनों को पकड़ के कॉर्नर से आगे खींचेंगे तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये 31। ठीक है, यहां तक कौन सा सेल है? ए एच। ठीक है, AH5, यानी कि AH तक हमें अटेंडेंस शीट की जरूरत पड़ सकती है। अब ये अटेंडेंस शीट तो काफी लंबी हो गई, एक पेज पर तो ये कैसे आएगी, काफी लंबी हो गई है ना। अगर हम पेज सेटिंग करें जाके, पेज सेटिंग करते हैं जाके, पेज ले लेते हैं हम इसमें A4, और ओरिएंटेशन ले लेते हैं हम लैंडस्केप। हमारे पास ज्यादा यूनिवर्सल पेज A4 होता है ना, इसलिए हम A4 ही लेते हैं। लीगल भी होता है, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट में लीगल शीट हो तो आप लीगल पे बनाएं, लीगल पे जरा ज्यादा डाटा आ जाता है। लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों ने A4 के ऊपर भी चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर जगह पे लीगल पेज नहीं होता, ऑफिस में ज्यादातर A4 यूज होता है। ठीक है, जरा शोर कम कर दे, बैठ दे। अब हमने पेज सेटिंग की है, ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप लगाई है, साइज हमने A4 ले लिया। अब हमारी जो शीट है वो यहां तक पहली शीट है, यहां तक ये लाइन नजर आ रही है एन वाली। यहां पर तो 11 डेट्स है टोटल। कितनी डेट्स हैं? 11। अब बाकी डेट्स दूसरे पेज पे चली गई हैं, दूसरे पेज में 25 तक है, और तीसरा पेज, यानी कि 3 पेजेस पे ये अटेंडेंस शीट बन रही है। हमने इसको एक पेज पर लेके आना है। अब अटेंडेंस शीट में क्या करते हैं, या तो टिक लगाते हैं या P लिख देते हैं, प्रेजेंट। तो उसके लिए छोटा सा डब्बा चाहिए, इतना बड़ा डब्बा नहीं चाहिए। थोड़ा हमें सेल्स की विड्थ कम करनी है, सबकी एक जैसी करनी है, सब सेल्स की विड्थ एक जैसी कम करनी है। बारी बारी ऐसे कम करने पे लग जाए तो किसी की ज्यादा किसी की कम, बराबरी पे कम ज्यादा नहीं हो। तो इसका क्या तरीका आपने अपनाना है, सब सेल्स 31 तक जितने भी कॉलम है सबकी विड्थ एक जैसी कम हो जाए और एक ही बार में हो जाए, हमें उसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपने यहां से सिलेक्ट करना है कॉलम, कहां से? D, जहां से कॉलम का नेम होता है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको माउस के जरिए आपने पकड़ लेना है और चले जाना है आपने अपने 31 तक। आप देखें कि पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब यहां से आपने इसको पकड़ना है, ये सेपरेटर से, इसे कहते हैं सेपरेटर। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं सेपरेटर लाइन। इस सेपरेटर लाइन पे जाके आपने कर्सर को पकड़ लेना है और इसको विड्थ को आपने कम कर देना है जितना कि आप P लिखना चाहें। ये इतनी हमारी जो है वो P हो जाएगा, लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं आप। सारे छोटे हो गए, इधर एक सेल बच भी गया, अभी एक पेज पर भी आ गया, सेल भी बच गया, सारों की बराबर में विड्थ कम भी हो। ठीक है, आप नेम वाले को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं,
ये हमें एक्स्ट्रा है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ठीक है, ताकि ये हमारे एक पेज पे एडजस्ट हो जाए। थोड़ा सा और बड़ा करना है। कल बताया था फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ आपको अभी 2.44 है, आप पूरा 3 करके देख लें या 2.50 करके देख लें। आप बिल्कुल लाइन पर आ गए, एक पूरे पेज पर हमारी सेल्स हो गए सिलेक्ट। अब आपने इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आपकी शीट है, और आपको लगा देने हैं बॉर्डर। ठीक है जी, बॉर्डर लग गए हैं। अभी ऊपर वाले सेल्स का आपने क्या करना है, थोड़ा सा हेडिंग्स वगैरह दे दें, अटेंडेंस शीट लिखनी है आपको। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये सारा ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम, दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर दिया, और इसके दरमियान में हम लिख लेते हैं अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट हम लिख देते हैं इसको, और इसका फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको। इसका कलर जो है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। ठीक हो गया, ये अटेंडेंस शीट बन गई। वो तो जितने सेल्स में फॉर्मेटिंग करेंगे वो तो जनरल फॉर्मेटिंग है ना। अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए तो नाम, सिर्फ फादर नेम चाहिए वो उसका भी अलग से कॉलम आप इसी तरह बनाएंगे। क्या चीज? अब वो तो स्पेलिंग है ना, मतलब आपको एडिटिंग तो जिस तरह करनी है उस तरह कर सकते हैं। हम ये यूनिवर्सल टाइप बना रहे हैं, आपने उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के तहत लिखना, उसकी फॉर्मेटिंग करना वो अलग है। अब अटेंडेंस शीट को ऑटोमेटिक बनाने में जो फंक्शन यूज होंगे वो आपने तवज्जो से देखनी है। अब आपके जो अटेंडेंस शीट की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, स्कूल का नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपने अपनी मर्जी से लिखनी है चीजें, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। ठीक है, इधर कुछ और लिख दें आप, स्पेलिंग जो आपको लिखने है, हेडिंग जो बनानी है। वो भी निकलेगा, आखिर में वो भी निकालेंगे कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, प्रेजेंट एब्सेंट निकलेंगे। एट द एंड फार्मूले से निकलेंगे, एट द एंड ऑफ द अटेंडेंस शीट। ये हमारी अटेंडेंस शीट की फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग के बाद उसकी जो समरी है वो भी बनाएंगे। अब फंक्शन लगेंगे सारे। अच्छा, अब ये हमारी एक अटेंडेंस शीट की फॉर्मेटिंग बन गई है। अब हमने इनके ऊपर फंक्शंस पे काम करना है कि कौन कौन से फंक्शन लगे ताकि ऑटोमेटिक बन जाए। यहाँ पे अगर हम जनवरी लिखें तो ये उसके हिसाब से संडे मंडे भी लगाने हैं हमने, संडे मंडे भी लिखे जाएं। ठीक है, और हर महीने में संडे एक ही जगह पे नहीं होता, आगे पीछे होता रहता है ना। कभी संडे यकम को आ गया, कभी संडे 3 को आ गया, कभी 5 को आ गया। तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होते हैं अटेंडेंस शीट के अंदर, कंप्यूटराइज्ड में? हम्म, क्या मतलब? हाँ जी, वो कम ही आते हैं। हाँ,
अच्छा, अब मंथ कौन सा लिखा है हमने? जनवरी। टोटल दिन होते हैं जनवरी में कितने? फरवरी में कितने? 28 या 29। तो ये 2 या 3 एक्स्ट्रा डेट्स कैसे खत्म होंगी? जैसे ही फरवरी का हम यहाँ पे लिखें तो ये तीनों खत्म हो जानी चाहिए। इन तीनों की डेट्स नहीं आनी चाहिए, खाली सेल रहना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो सारा ऑटोमेटिकली हम करेंगे। अब गौर से आपने देखना है। तो इसके लिए हमें डेट्स की फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी। ये डेट्स हमें नहीं लिखनी, इन डेट्स को हम खत्म कर देते हैं। इधर हम डेट लिखेंगे और उसी डेट पर जो डे आएगा संडे मंडे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैनुअली नहीं लिखेंगे, फंक्शन से लिखेंगे, फार्मूले से लिखेंगे। अब जनवरी की फर्स्ट डेट होती है 1 जनवरी। ठीक है, तो पहले हमें वो निकालनी, वो बिल्कुल हम सेंटर में निकाल लेते हैं। यहाँ पे इधर निकाल लेते हैं हम बिल्कुल सेंटर के अंदर। फर्स्ट डेट भी निकालेंगे और उसी महीने की लास्ट डेट भी निकालेंगे, जिसको देखते हुए ये नीचे वाली फॉर्मेटिंग हमारी सेट होगी। फर्स्ट डेट इस महीने की ये है, लास्ट डेट ये है, अटेंडेंस शीट नीचे उस डेट्स के अंदर अंदर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट डेट निकालते हैं। फर्स्ट डेट का फंक्शन है, नोट डाउन करेगा, डेट वैल्यू। कौन सा फंक्शन है? डेट वैल्यू। जैसे ही डेट वैल्यू का हमने फंक्शन लिखा, उसकी डिफाइन भी आ गई है फंक्शन की कि कन्वर्ट अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट to a number that represents the date in MX Excel date time code। कि ये ऐसा फंक्शन है जिससे हम डेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट लिख सकते हैं जो डेट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल करना है? फंक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? इक्वल लगा दिया, फंक्शन का नाम वो कैसे आएगी? टैब। भूल जाते हो, टैब से फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टैब से फंक्शन स्टार्ट होगा जब हम उस फंक्शन का नेम लिख लेंगे। अब ये स्टार्ट हो गया। अब बीच में वो क्या मांगना चाह रहा है? डेट टेक्स्ट मांगना चाह रहा है कि आप कौन सी डेट लिखना चाह रहे हैं। हम फर्स्ट डेट लिखना चाह रहे हैं। हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे 1। इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे 1, यानी कि हमें फर्स्ट डेट चाहिए। कौन से महीने की चाहिए? जनवरी की चाहिए। तो एंड का साइन लगाएंगे फर्स्ट, और ये वाला महीना जो ये महीने यहाँ पे लिखेंगे, इस महीने की फर्स्ट डेट चाहिए और इस साल की फर्स्ट डेट चाहिए। ठीक है, तो डेट में 3 चीजें होती हैं, यकम 2 3 4, महीने का नाम और साल का नाम। वो तीनों चीजें हमने टेक्स्ट में लिख दी है। अब इसको हम कर देंगे क्लोज। फंक्शन क्या कर दिया? क्लोज। और इसको कर देंगे एंटर, या टैब कर दें या एंटर कर दें। अब वहां पे बन गए हैश। जब भी हैश बन जाए एक्सेल के अंदर तो घबराना नहीं है, आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की, बल्कि जिस सेल में आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं उसकी जगह कम है, उस सेल की जगह कम है, और डेट लिखने में आपको काफी जगह रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बड़ा नहीं करना। अगर आपने इस सेल को बड़ा कर लिया तो नीचे से ये भी बड़े हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इधर से ये 3 4 ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज कर दें। रिजल्ट आ गया आपका, डेट वैल्यू आ गई। सर आपने तो डेट निकालनी थी, यहाँ पे तो आपने 45,292 निकाल रख दिया। तो 45,992 क्या है? 45,992 इज द डेट कोड। इन एमएस एक्सेल में डेट कोड होता है। जब भी कोई फंक्शन लगाते हैं ना उसका कोड बन जाता है। अब इस कोड को सर डेट में कन्वर्ट करें, ये ड्रामे ना करें हैं। डेट को डेट की फॉर्म में लिखें। तो हम इसको कैसे डेट की फॉर्म में लिखेंगे? आपने इसी सेल के अंदर ऑप्शन निकालना है,
आपके पास ऑप्शन होगा क्या, फॉर्मेट सेल, क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे 45,292 आ रहा है, आपको कन्वर्ट करना है इसको डेट में। ये डेट में सिलेक्ट कर लें, आपको ये वाली डेट चाहिए या नीचे से कोई और फॉर्मेट चाहिए, यहां से फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्मेट ये वाला बन जाए, ये वाला। यकम जनवरी 2000 सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दे। 1 जनवरी 2024 हो गया। अब ये ऑटोमेटिक है। कैसे? यहां पे फरवरी लिखो तो वो फरवरी हो जाएगा, यहां पे 2025 लिखो तो 2025 की फरवरी आ जाएगी। इट इज ऑटोमेटिक डेट, फर्स्ट डेट निकले। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट डेट से नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, लास्ट डेट। अगले सेल में लिख लिया 2 और आगे हम निकालेंगे लास्ट डेट। लास्ट डेट निकालने का फंक्शन है इज इक्वल ई ओ ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। जिस महीने की फर्स्ट डेट निकाली है उस डेट की, उस मंथ की लास्ट डेट निकालनी है, एंड ऑफ मंथ। फंक्शन स्टार्ट करना है टैब। क्या मांग रहे हैं, स्टार्ट डेट। क्या चीज बोल्ड है, स्टार्ट डेट। कहां पे है स्टार्ट डेट, ये दिस इज स्टार्ट डेट, क्लिक कर दो। फिर क्या करना है, कोमा। अब मांग रहे हैं मंथ, कि कौन से मंथ की आपको लास्ट डेट चाहिए। हमने स्टार्ट डेट जो दिया है उसी की चाहिए ना, तो उसी की डेट लास्ट निकालने के लिए आपको लिखना है 0। क्या लिखना है, क्योंकि पठान की गिनती कहां से शुरू होती है, 0 से। पठान की नहीं, सारी गिनती 0 से ही शुरू होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो करंट हमारा मंथ है उसी की लास्ट डेट निकालनी है, तो हम गिनती शुरू करेंगे 0, कि हमें इसी मंथ की, सेम मंथ की हमें लास्ट डेट चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे। सर फिर ऐशा आ गए, क्या करना है, तो 4 सेल सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर कर दें। इसको क्या करना है, फॉर्मेट सेल। कौन सा फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट चाहिए। वहां से कौन सा चाहिए, सेम टू सेम वही वाला ले लेते हैं, ये वाला। ओके कर दे। ले जी, 28 फरवरी 2025 की जो फरवरी के दिन है वो 28 है। जनवरी के कितने हैं, 31 जनवरी। फर्स्ट डेट लास्ट डेट दोनों निकल आई। अच्छे नहीं लग रहे, थोड़े से कलरफुल बना देते हैं। ठीक हो गया। अब ये निकाल लेंगे सब लोग। हाँ, तो ये लिखा हुआ है ना, मैं कैसा ले बेटा, मेरे से पूछो, से पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये डिजिट्स वाइट कैसे होते हैं। हाँ जी, डिजिट वाइट्स कैसे होते हैं, कलर तो हम सेल को कर रहे हैं, अब ये डिजिट्स वाइट कैसे करेंगे। सिलेक्ट करें, ये फॉन्ट कलर है, ये वाइट कर दें। फॉन्ट कलर आपको वाइट कर देना है। हो गया भाई, यस। चलें जी, मसला हल हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले तो हमने वैसे लिख दी थी गिनती, गिनती से काम नहीं चलना, हमारा काम चलेगा ऑटोमेटिक से, फंक्शन से। तो इज इक्वल, यहाँ पे कौन सी डेट आनी चाहिए, फर्स्ट डेट आनी चाहिए। तो फर्स्ट डेट कहाँ लिखी हुई है, यहाँ। इस सेल को यहाँ पे ले आओ, फर्स्ट डेट आ गई। लेकिन सर हैश आ रहा है, जगह थोड़ी है, तो हम क्या पूरा 1 जनवरी 2025 लिखे, हम सिर्फ 01 लिख देते। क्या लिख देते, 01। तो वो कैसे लिखेंगे, इस सेल की करेंगे फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट,
फॉर्मेट कौन सा करना है? कस्टम फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इस सारे फॉर्मेट को आपको डिलीट कर देना है। टाइप को डिलीट करके वहां पे सिर्फ आपको लिखना है डी डी। क्या लिखना है? अब ऊपर सैंपल क्या बना हुआ है? यही सैंपल चाहिए था। डी डी से आ गया। अगर हम एक डी लिखेंगे तो 1 लिखा जाएगा, डबल डी लिखेंगे तो 0 1 लिखा जाएगा, ट्रिपल डी लिख दिया तो वेनसडे वेनसडे लिखा जाएगा। 1 जनवरी को वेनसडे है ये लिखा जाएगा। ट्रिपल डी से डे आता है, डबल डी से डेट आती है, तो हमें डबल डी चाहिए। ओके कर दो। ठीक है। अब फर्स्ट डेट तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कौन सी डेट होगी? सेकंड। वो कैसे आएगी? वो आएगी दिस डेट प्लस 1 02। ठीक है। पीछे वाले में एक जमा हो गया 02। अब इसी को अगर हम खींचे टू को खींचना है, 1 को नहीं खींचना। 2 को खींचते जाओ, लास्ट तक ले जाओ। अब ये ऑटोमेटिकली सारे जो है वो आपके यहां तक आ गए, 31 तक आ गया। ठीक है। पिछली वाली में एक जमा हो जाएगा, पिछले वाले में एक जमा हो जाएगा। है कहाँ पे इक्वल होगा? एक बार ही इक्वल है। इस सेल में तो एक बार इक्वल है। ये लैदा सेल है, इस सेल में ये वाली डेट लेकर आए हैं, इस सेल में हमने पिछली वाली डेट में जमा 1 किया है, प्लस 1 किया है कि पहली डेट में एक जमा हो जाए 2 बन जाएगी, 2 में एक जमा हो 3 बन जाएगा। वो हम ड्रैग करते जा रहे हैं। D5 में 1 प्लस हुआ 2 हो गया। यहाँ पे देखें E5 में 1 प्लस हो गया, F5 में, G5 में। जैसे हम ड्रैग किया तो वो आगे चले गए सारे। ठीक है। अब हमें इसका यहाँ पे क्या चाहिए? डे के 1 जनवरी 2025 को यकम को क्या डे बनता है इज इक्वल फंक्शन होगा। फंक्शन कौन सा है? टेक्स्ट का फंक्शन है। वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू कौन सी है? ये डेट है, कोमा। फॉर्मेट कौन सा चाहिए? ट्रिपल डी। ट्रिपल डी मैंने बताया था ना, वो डे के लिए होता है। ब्रैकेट क्लोज। टेक्स्ट में हमें 2 चीजें चाहिए थी। एक हमें वैल्यू चाहिए थी, वो है 1 जनवरी, और उसमें फॉर्मेट कौन सा चाहिए था? ट्रिपल डी वाला। ओके कर देते हैं। वेनसडे आ गया। अभी इसी वेनसडे को खींच के लास्ट तक ले जाओ, सबके आ गए। वेनसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, सारा कुछ आ गया है। अभी ये नजर नहीं आ रहा हमें पूरा वेनसडे, तो ये फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, ओरिएंटेशन वाला। ले जी। अब समझ आइए कल हमने वो क्यों आपको बताया था ओरिएंटेशन का, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन हमने यूज किया है ताकि हमारा जो है वो वेनसडे, मंडे, ट्यूसडे वो हमारे सीधा सीधा नजर आ जाए। ठीक है। अब हम अगर यहां से मार्च करते हैं, मार्च के हिसाब से संडे मंडे चेंज हो रहा है। जनवरी करते हैं तो जनवरी के हिसाब से संडे मंडे चेंज हो जाता है, डेट्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, डे भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो है वो अभी तक हमने ये काम किया है कि ऑटोमेटिक निकाला है। अब इसमें अभी एक छोटा सा चेंज हमें करना है, वो ये करना है FEB। FEB में 28 के बाद दोबारा गिनती शुरू होगी। 1 2 3 दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो ये खत्म करना है कि ये चीज ना आए, ये चीज ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ज़हन में उर्दू बनानी है कि अगर महीना खत्म हो जाए आगे डेट्स ना आए। अगर के लिए कौन सा फंक्शन है? इफ का फंक्शन यूज करना है हमें। क्या फंक्शन यूज करना है? इफ का फंक्शन। कहां पे? यहां पे। यहां पे यूज कर लेते हैं या फिर हम यहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये तो हमारी हमेशा एक ही रहनी है, 0 1 तो हर किसी में ही होगा।
हर मंथ में 01 तो होता ही है, ठीक है। तो हम ये जो आगे उसको बढ़ाया है ना, उसके अंदर हम इफ का फंक्शन यूज कर देते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट चाहिए सबसे पहले। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? लॉजिकल टेस्ट ये होगा कि अगर ये जो डेट है हमारी, अगर फर्स्ट डेट ये जहां पे हम फंक्शन लगा रहे हैं उससे पीछे वाली जो डेट है, अगर वो डेट लेस देन, कम हो लास्ट डेट से, कौन सी डेट से? लास्ट डेट से कम हो, तो फिर अगले वाले सेल क्या हो जाए? खाली हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज वहां पे डेट लग जाए, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हमारा जो D5 है वो लेस देन है हमारे लास्ट डेट के, तो क्या हो? सेल हमारा यही लिखा रहे, अदरवाइज सेल खाली हो जाए। जरा समझें दोबारा। D5 इस सेल में फंक्शन लगा रहे हैं ना, E5 में, यानी कि 02 निकालने के लिए 02 लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 02 के लिए लगाया था। D5+1 हमने किस लिए लगाया था? 02 के लिए लगाया था। अब हमें ये निकालना है, ये फंक्शन लगा रहे हैं ऑटोमेटिक बनाने के लिए लास्ट को, कि अगर D5 हमारी ये लास्ट डेट से कम है तो हमारा एक प्लस हो, अदरवाइज खाली। इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है हमने? खाली लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा रिजल्ट है। ये हमारा रिजल्ट है जो आएगा कम होने से, और अगर ज्यादा हुआ तो खाली हो जाएगा। अब हम इसको एंटर कर दें, ठीक है। अब वहां पे हमारे पास जो रिजल्ट बना हुआ है वो अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। इसको खींच के हम आगे तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें उसने रिजल्ट दिया है कि D5 अगर कम है इससे, तो ये D5+1 हो जाए। D5+1 का मतलब है 02 लिखा जाए, लेकिन वो 02 उसने लिखा नहीं है, सीधा ही D5+1 लिख दिया है। उसको 02 D5+1 लिखना था। हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको कहा कि आपने सिर्फ लिखना ही यही है, D5+1 लिखना ही यही। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर दिया, अब वो D5 पिछले सेल में 1 प्लस करेगा, 02 कर दिया उसको। आगे सारे खाली हो गए, आगे सारे खाली हो गए। वो क्यों खाली हो गए? वो इसलिए खाली हो गए क्योंकि यहाँ पे S4 आ रहा है, S4 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाना था, यहाँ पे ये जो लास्ट डेट वाले सेल को लॉक कर देते हैं, लास्ट डेट वाले सेल को लॉक कर देते हैं। ये F4 से हमने इसको लॉक कर दिया है। अब अगर हम फंक्शन को खींच के आगे लेके जाएंगे ना, तो ये वाला सेल वहीं पे रहेगा, उधर से आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम इसको खींच के आगे लेके जाते 28 फरवरी के बाद डेट नहीं है, सही है। जनवरी लिखते हैं यहाँ पे, 31 आ गई। फरवरी लिखते हैं तो डेट छुट्टी है, और अगर 30 वाला महीना लिखते हैं हम, तो 30 तक डेट आ रही है। ऑटोमेटिक हो गया ना काम सारा।
तो ये रैनर शीट में ऑटोमेटिक डेट्स एंड डे लिखने का तरीकाकार था। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन जब आप बार बार इसको करेंगे आपकी रैनर शीट बनेगी। फंक्शन हमने वही यूज किया है जो हम पहले इफ का फंक्शन हम यूज कर चुके हैं। उसमें आपने वो लॉजिकल टेस्ट लगाया है और उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वो उसका रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, यहां तक आ गई समझ। अब नीचे वाले सेल्स में हमें प्रेजेंट एब्सेंट लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स लिखनी होती है। लेकिन संडे वाले दिन प्रेजेंट नहीं लिखी जाती। संडे वाले दिन छुट्टी होती है। और अगर हम उसको हाईलाइट कर दें संडे को कि जी इस महीने में ये संडे है, ये वाला संडे है, ये संडे है, इनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कहां से करते हैं? यहां से। संडे हाईलाइट कर देते हैं सारे। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह हाईलाइट करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? समझ आइए क्यों ठीक नहीं है भला? क्योंकि जब महीना चेंज होगा तो संडे मंडे भी चेंज हो जाएगा। हाईलाइट तो चेंज नहीं होगा। हाईलाइट तो जो सेल आप हाईलाइट करेंगे वही होगा। कुछ ऐसा किया जाए कि संडे भी चेंज हो तो हाईलाइट भी चेंज हो जाए। ठीक है, संडे चेंज हो, हाईलाइट भी चेंज हो। एक्सेल के अंदर भी ये पावर है कि वो ऑटोमेटिक काम कर सकता है। सही है जी। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें लगानी है कंडीशन। क्या लगानी है? कंडीशन ये लगानी है कि संडे जहां जाएगा वहां पे हमारा हाईलाइट हो जाए, जहां संडे जाएगा हाईलाइट भी उधर ही जाए। ये कंडीशन है हमारी। कहां पे लगानी है? इन सेल्स में लगानी, ये सारे सेल्स जहां पे हमें प्रेजेंट एब्सेंट लगानी, हम एक सेल में लगा के उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे सब पे, तो सब पे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन कैसे लगाते हैं ये पड़ा हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेट, इस पे क्लिक कर देते हैं। इसमें हमारे पास न्यू रूल बनाना है। क्या बनाना है हमें? न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक कर दो और न्यू रूल में आपने ये यूज द फार्मूला, कंडीशन फॉर्मेट में न्यू रूल, न्यू रूल में भी यूज द फार्मूला। अब फार्मूला यहां पे लिखना है। आप फार्मूला क्या लिखना है? इज इक्वल, अगर तो ये वाला सेल रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कि बाद में भी आप इसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके देख के कंप्यूटर पे बैठ के आप बनाएंगे ना जब, तो फिर वो बन जाएगा। तो ये जी आपने आ, ये वाला सिलेक्ट कर लिया। क्यों सिलेक्ट किया ये वाला? क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं। अगर इस सेल के ऊपर वाला सेल, ये इससे ऊपर वाला सेल, इसमें क्या लिखा हुआ हो, इज इक्वल करके आपने लिख देना है संडे, SUN। अगर इस सेल में संडे लिखा हुआ हो, ये देखे ना D6, ये D6 है, D6 में संडे लिखा होगा तो फॉर्मेटिंग क्या हो जाए? फॉर्मेट में फिल कलर आपने करना है रेड। ओके कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे चूंकि मंडे है तो ये रेड नहीं हुआ। अगर हम इसको खींच के लास्ट तक ले जाएं तो 6 का है। दोबारा लगाते हैं कंडीशन, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला। अगर ये सेल और इस सेल में ना आप ये पहला डॉलर खत्म कर, पहला डॉलर खत्म कर दें। ठीक है,
मेरे ख्याल में लॉक वैसे ही हमें, बल्कि पहला डॉलर खत्म कर देते हैं। इज इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं संडे, ब्रैकेट क्लोज करके हम ओके कर देते हैं। अभी भी फॉर्मेटिंग हमने थोड़ी सी छोड़ दी है। यूज द फार्मूला, इज इक्वल, ये सेल, इसका लॉग खत्म करना है, ये खत्म हो गया। इज इक्वल संडे, क्लोज, फॉर्मेट, रेड, ये फिल, फिल आपको रेड कर देना या कोई भी कलर कर सकते। ओके, ओके कर देते हैं। अब इसको कहते हैं जहां जहां पे संडे है वहां वहां पे हो गया रेड। ये सिर्फ पहली लाइन में हुआ है, सब में चाहिए तो इसको यहां से नीचे भी कहेंगे। हाईलाइट हो गया, सही है। अब अगर हम यहां से मंथ चेंज करेंगे, संडे भी खुद ब खुद हाईलाइट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये अटेंडेंस शीट आपकी डेट वाइज ऑटोमेटिक हो गई है। ठीक है। अब इसके अंदर एब्सेंट और प्रेजेंट आपने लिखने हैं और बाद में आपको काउंट करने हैं कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट हैं। या ये बंदा जो था जहां पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो पूरे महीने में कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया, ये काउंट करना है। ठीक है। तो यहां पे हमें क्या काउंट कर लेते हैं, प्रेजेंट्स, और इधर काउंट कर लेते हैं एब्सेंट्स। प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट करनी है हमें यहां पे। ठीक है। तो काउंट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, फंक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है, फंक्शन इज इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ का फंक्शन यूज करते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट फाइंड करने के लिए। सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट नहीं, कोई भी क्राइटेरिया फाइंड करने के, आपकी रेंज में कोई खास चीज काउंट करनी है तो आप काउंट इफ से करते हैं कि काउंट करें अगर तो सेल में ये लिखा हुआ हो। काउंट करें, इफ का मतलब अगर, काउंट ये करें कि अगर सेल में ये लिखा हो। तो हमें काउंट करना है कौन सी रेंज, रेंज मांग रहा है इस सारे सेल्स में क्या काउंट करना है, कोमा, क्राइटेरिया, इन्वर्टेड कॉमा में पी, प्रेजेंट्स ओपन करनी है। नहीं नहीं, अभी बैठा हूं। तो ये हमें काउंट करना है। ठीक है। एंटर कर देते हैं, जीरो, रिजल्ट जीरो ही आना था क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं लिखी हुई। आप यहाँ पे प्रेजेंट लिखते जाए, वो काउंट करता जाएगा, एब्सेंट काउंट नहीं करेगा। देखिए दो प्रेजेंट है तो उसने दो काउंट की, एक एब्सेंट काउंट नहीं की, एब्सेंट यहां पे काउंट करे। तो वही फंक्शन, कौन सा, काउंट इफ, रेंज, ये वाली, कोमा, क्या काउंट करना है, ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक एब्सेंट काउंट होगी, दो प्रेजेंट काउंट हो गई। ठीक है जी। एब्सेंट और प्रेजेंट काउंट करता जाएगा, जितनी प्रेजेंट जितनी एब्सेंट होंगी वो सारी काउंट करेगी। तो ये हमने रेंडमली कुछ लगा दिया है। अब उसको मुकम्मल काउंट कर दिया उसने कि इस बंदे की 22 प्रेजेंट है और 5 एब्सेंट है। ये एक बंदे का निकाला है, सबका निकालने के लिए आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, इसको भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जिसकी जितनी होंगी वो प्रेजेंट, जब अटेंडेंस लगती है तो वो साथ साथ काउंट करता जाएगा। ठीक है। अभी सबकी एक जैसी क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट की है।
जिस तरह स्टूडेंट की प्रेजेंट एब्सेंट होगी उस हिसाब से उसकी यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट काउंट हो जाएगी। इसके बाद क्या निकाला जाता है? फाइन। स्टूडेंट की एब्सेंस पे क्या होता है? फाइन होता है। और एम्प्लॉयज की एब्सेंट पे क्या होता है? सैलरी। रिडक्शन होती है। आपके क्या अकाउंट माइनस होती है? वो स्टाइपेंड माइनस हो जाता है। जितनी छुट्टियां होगी उतना माइनस होगा। तो वो कैसे होगा? एब्सेंट्स का पता होगा तो माइनस होगा। अब कितना स्टाइपेंड या कितनी फाइन है वो आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल जितनी एब्सेंट हो, ये एब्सेंट वाला सेल सेलेक्ट कर, जितनी एब्सेंट हो उसको मल्टीप्लाई कर दें आपके फाइन से या स्टाइपेंड से या डिडक्शन से। पर डे डिडक्शन जो होती है, अगर आपने कुछ रखा हुआ है कि पर डे 500 है, ये पर डे 100 है, पर डे 10 है, उतना आप उसका डिजिट लिख दें कि जितनी एब्सेंट होगी उतने को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 2500 उसके जो है फाइन लग जाएगा उसको। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया। समर वेकेशन के पैसे मिलते हैं तो वो उसमें ना प्रेजेंट लगेगी ना एब्सेंट लगेगी, खाली खाना रहेगा। यहाँ पे आ गई है छुट्टियां, यहाँ पे क्या आ गई? छुट्टियां आ गई। तो जितनी एब्सेंट इर्द गिर्द पे है बस उन्हीं का वो माइनस हुआ है, बाकी का माइनस नहीं हुआ। छुट्टियों का तो कोई माइनस प्लस नहीं हुआ, वो तो टोटल का टोटल ही रहेगा। सही है ना? ये स्टाइपेंड या ये फाइन लगी, वो तो मिलेगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। टोटल स्टाइपेंड निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे? स्टाइपेंड हो जाए या फीस हो जाए, जो भी है हम फीस लगा देते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट का निकाल रहे हैं। फीस, टोटल स्टूडेंट की फीस उसकी कितनी है? 10,000 फॉर एग्जाम्पल। स्टूडेंट की फीस कितनी है? 10,000 उसकी फीस है सबकी। तो 10,000 उसकी फीस है और उस 10,000 पे टोटल कितना बनेगा? टोटल फीस कितनी बनेगी? 10,000 तो देना ही देना है, साथ में 2,000 फाइन भी देना, या 10,000 उसका स्टाइपेंड है उसमें से 2,000 माइनस हो गए। क्यों प्लस और माइनस करना है आपको? ठीक है, पहले हम फीस को प्लस कर लेते हैं जुर्माने के अंदर, फिर हम स्टाइपेंड वाला काम कर लें। इज इक्वल ये फीस जमा फाइन। अब 12,000 देना है स्टूडेंट ने। क्यों? क्योंकि उसके 10,000 फीस है, 2,000 जुर्माना है। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड ये है, टोटल 10,000 स्टाइपेंड है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अब यहां पे हमें निकालना क्या है? टोटल। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा कि जितनी उसने छुट्टियां की होंगी उसमें से ये माइनस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था तो स्टाइपेंड जो होता है वो माइनस होता होता है 8,000। वो तो 75% पे मिलेगा ना। आप 25% छुट्टियां की है तब भी नहीं कटेगा, तब भी नहीं कटेगा। उसके ऊपर हमें एक और सेल बनाना पड़ेगा जिसमें हम एब्सेंस का क्राइटेरिया रखेंगे 25%। अगर तो टोटल अटेंडेंस पूरे डेज के 25% कितना बनता है? उस 25% के मुताबिक अगर एब्सेंट है तो वो माइनस ना हो। ठीक है ना? तो हमें पहले तो 25% निकालना है पूरे डेज का, वो कितना बनता है, और अगर उसकी एब्सेंट उतने मुताबिक है तो वो करना पड़ेगा। जब आप अपनी अटेंडेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें मैं आपको ये 2 सेल्स ऐड करवाऊंगा कॉलम, जिसमें उसका 25% निकालेंगे, और अगर 4 एब्सेंट उस 25% में आती हैं तो माइनस नहीं होगा। तो फंक्शन ही लगे हो सारे, वो सेल्स आपको उतने बढ़ाने पड़ते हैं
और उसके बाद फंक्शन लग जाता है, फिर उन सेल को वो हाइड कर देते हैं। लेकिन ये है कि वो ऑटोमेटिकली फंक्शन ही लगने फार्मूले कौन सा प्लस कौन सा माइनस कितने परसेंट, तो सारा इसी तरह इज इक्वल करके फंक्शन लगाते जाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो टेबल यहाँ पे बन जाए। ये आपने सिंपल सा क्राइटेरिया निकाला है, किसी एम्प्लॉय की जो है वो तनख्वाह है तो उसको कितना डिडक्शन होगा वो सारा आपने मैनेज किया। स्टूडेंट का प्लस होता है फीस में, ये निकल करके आता जाएगा। ये एक यूनिवर्सल अटेंडेंस शीट है, इसमें हम अपनी मर्जी से कॉलम ऐड कर सकते हैं। हम्म, क्या हुआ? ये हमारी जो है अटेंडेंस मुकम्मल हो गई है तकरीबन। अभी इसमें जनरल तो सारी कंप्लीट हो गई है। अब पूरे साल की कैसे बनाते हैं वो हम फिर डैशबोर्ड के जरिए बनाएंगे। ये है, एक शीट पर हमने 12 मंथ की बनाई, वो अलहदा अलहदा सेव कैसे रखते हैं चीजों को, वो डैशबोर्ड के जरिए बनाए, कैलेंडर बनाते हैं।